एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। साथियों, प्राइम टाइम विचार विमर्श में आज हम एक ऐसे मसले पर चर्चा करेंगे जिसकी विश्व भर में चर्चा तो हो रही है, खास करके उन मीडिया में जो भारत का मीडिया नहीं है, लेकिन भारत के मीडिया में उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। विषय है अमेरिका में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसी एनजीओ की नहीं है, ये रिपोर्ट अमेरिका सरकार की है, जिसको अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है। उसका एक कमीशन है, उस कमीशन में जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के ऊपर आज चर्चा करेंगे। विषय आपके स्क्रीन पर है। भारत की स्थिति चिंताजनक देशों की श्रेणी में, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वार्षिक रिपोर्ट 2022। इस विषय पर ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की कमीशन है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसके ऊपर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए मूल निवासी डॉक्टर उमेश चंद्र गोंड, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मूल निवासी संघ के। तो साथियों, आज के इस विषय पर, गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो जो साथी जुड़ रहे हैं, कृपया इसको शेयर करते रहिए। और ये जो गंभीर मसला है यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर बातचीत होगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर उमेश चंद्र गोंड सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस लाइव कार्यक्रम में। जय भीम, जय मुन्नासी सर। जय भीम, जय मुन्नासी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जी इतना सर। इम्पोर्टेंट विषय चुना हुआ है, तो जी सर। आप अपने जी सर। प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सर, ये जो विषय बहुत ही गंभीर है, और हालांकि ये जो कमीशन की रिपोर्ट का जो मैं बैनर स्क्रीन पर रखना चाहूंगा आपके लिए, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन है। उनके कानून के तहत ये कमीशन काम करता है और पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों के में जो धार्मिक आजादी, जिसको धर्म के बारे में आजादी है, उसकी वो छानबीन करता है। उसका काम ही ये है। लेकिन भारत को इस रिपोर्ट में पिछले लगातार 3 वर्षों से चिंताजनक देशों की श्रेणी में रखा गया है। आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है, पिछले 3 सालों के भी रिपोर्ट आपने देखी है। क्या आप इसके ऊपर अपना जो ओपिनियन है, या आपके जो भाष्य है, उसको हम समझना चाहेंगे सर। प्रदीप जी, जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ये संस्था अमेरिकन गवर्नमेंट की, ये जो आयोग है, ये पूरे विश्व में रिलीजियस मैटर के ऊपर छानबीन करता रहता है। और निश्चित रूप से उसके छानबीन के आधार जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में जो चीजें आती हैं, न्यूज़ेस जो आती है, उसके आधार पे वो रिपोर्टों को पहले लेता है और फिर उस सरकार की परमिशन ले करके फिजिकली ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करता है कि रिपोर्टें कितनी सही हैं। और आप देखेंगे कि रिकमेंडेशन में बल्कि इन रिपोर्टर के ही क्रम में उसने भारत सरकार से भी गुजारिश की है, विथ योर परमिशन वी वांट टू मेक इट मोर ऑथेंटिक एंड क्लियर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सीधी सीधी बात है, जहां लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, तो वो जीवन के हर क्षेत्र में है, रिलीजियस में भी है। और आप देखिए कि जो ये निरपेक्ष शब्द, सेकुलर शब्द लाया गया, तो यहां भारत के अंदर पॉजिटिव सेकुलरिज्म को लेकर आया गया है, नेगेटिव सेकुलरिज्म को नहीं। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है नास्तिकवाद, मतलब ईश्वर नहीं है। और पॉजिटिव सेकुलरिज्म के अंदर है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और किसी धर्म को हम विशेष नहीं मानते, सभी को समान मानते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। और जो स्टेट्स है, वो स्टेट्स रिलीजियस मैटर को अपने शासन प्रशासन की व्यवस्था में इंटरफेयर नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि रिलीजियस मैटर जो है वो शासन प्रशासन को प्रभावित न करें। लेकिन आप देखिए
कांग्रेस के समय कुछ बचा रहा, यह बात जग जाहिर है, लेकिन जब से ये सरकार बनी है, एनडीए की दूसरी बात जो ये सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये डे वन से ही अपने सारे काम उसी फैक्टर पे करना शुरू कर दिया। तो ये इतने ज्यादा पॉजिटिव सेकुलरिज्म में घुस गए कि सेकुलरिज्म गायब हो गया और ये पॉजिटिव हो गए हिंदुत्व के लिए। ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत काम किया जा रहा है। अब सवाल ये है, हालांकि रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ये सरकार पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को लीड कर रही है और उसके आधार पे ये रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है। और इसका जो चरित्र है, यह चरित्र ही फासिज्म का चरित्र है। जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये कट्टर होते हैं और इन्होंने अपना एक काल्पनिक दुश्मन बना रखा है और उस काल्पनिक दुश्मन के अंदर अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम आबादी को ये बराबर टारगेट करते हैं, क्योंकि शासन करने में जनता को भटकाने के लिए ऐसे मैटरों की जरूरत होती है जो सेंसिटिव हो और जनता का दिमाग तुरंत उधर डाइवर्ट हो जाए। तो इस काल्पनिक दुश्मन के नाम पर ये मुस्लिम को टारगेट करता है और अपना एक परमानेंट दुश्मन बना रखा है, वो पाकिस्तान को। तो इसके पास दो तो बड़े अच्छे राजनीतिक औजार है, पाकिस्तान और मुसलमान। और धर्म के नाम पर एक और चीज ला दिया गया है, गाय। तो इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में जो 2019 में रिपोर्ट जाहिर की 2018 के लिए, 2020 में रिपोर्ट जाहिर की 2019 के लिए, 2021 में रिपोर्ट जाहिर की 2020 के लिए और 2022 में जो रिपोर्ट जाहिर की 2021 के लिए, इस पूरे रिपोर्ट के अंदर इस कमीशन ने भारत के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं अल्पसंख्यकों के साथ, उसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, वो सबकी बात कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि 2014 के बाद जो सबसे ज्यादा टारगेट हुए हैं वो मुस्लिम आबादी हुई है। तो इसलिए इसमें मुस्लिम शब्द को आप बहुलता से पाएंगे। इसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है 3 चीजों के ऊपर, एक हिंदुत्व, जय श्री राम, दूसरा काउ स्लॉटर और मॉब लिंचिंग। ये 3 चीजों पर उन्होंने फोकस किया है। लेकिन जब 2022 की रिपोर्ट देखेंगे तो 2022 की रिपोर्ट और भी भयानक होती है। भयानक इसलिए हो रही है कि इस सरकार ने जो भी व्यक्ति लिबर्टी के लिए आवाज उठा रहा है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की लिबर्टी हो या रिलीजियस लिबर्टी हो, जो भी उठा रहा है, वो परवेज जी हो या फादर स्टेम हो और भी बड़े मानवाधिकार के प्रति समर्पित कार्यकर्ता, राइटर, इन लोगों ने जो कुछ भी किया उनको यूएपीए एक्ट के तहत पहले तो डिटेन कर दिया, चार्जशीट लगा दी। और बड़ी मजे की बात, चार्जशीट लगाई लेकिन मुकदमा नहीं शुरू हुआ फादर स्टेम के उसमें जो है। और ये जो 2020 में इनको डिटेन किया जाता है, जेल में डाल दिया जा रहा है। उनकी स्थिति खराब है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो बार बार अदालत को लिख रहे हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, पुलिस को बता रहे हैं, अथॉरिटी को बता रहे हैं, लेकिन सरकार उनके हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं है। और अंततः जुलाई 2021 में वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं,
इस स्थिति के अंदर जो ये चीजें आ रही हैं, यानी कि आवाज को दबाने का प्रयास, इसी तरह जब मॉब लिंचिंग हो रहा था, सीए के ऊपर शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन लगा हुआ था, आपने देखा कि कितनी बुरी तरह कोविड-19 का बहाना करके पुलिस ने प्रताड़ित करते हुए सबको भगा दिया उस स्थल से। जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बोलता है इसका रिवेंज लिया जाएगा, इनको बिरयानी नहीं बुलेट की जरूरत है। ये चीफ मिनिस्टर की वर्डिंग है, इसको रिकॉर्ड किया गया इस रिपोर्ट में। हमारे देश, हमको समझ में नहीं आता कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस मुंह से उठ करके यूएसए चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, वहां जाके बुद्धा की बात करते हैं, और देश में स्थिति जो है मॉब लिंचिंग, काउ स्लॉटिंग, जय श्री राम, इसके ऊपर चल रहा है। तो ये जो चीजें आपके सामने है, ये क्यों है? आज हम रिपोर्ट की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सरकार का मंतव्य क्या है? सरकार क्या चाहती है? सरकार उसी एजेंडे पे चल रही है जो हिंदुत्व का एजेंडा सावरकर ने तय किया था। उसने कहा था कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं, लेकिन वो दोयम दर्जे के नागरिक होकर रहेंगे, वो हमारा साथ दें, हम सत्ता में रहेंगे, हम देखेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें लिखा हुआ स्पष्ट। ये उसी एजेंडे पे चल रहा है। ये मुसलमान को समता का अधिकार नहीं देना चाहते, नागरिकता का अधिकार नहीं देना चाहते, और नॉट ओनली मुसलमान, ये तो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, निशाना मुसलमान को बनाया जा रहा है, और निगाहें कहीं और हैं, और वो निगाहें यहाँ के मूल निवासियों के प्रति है। और आज ये सारे कांड के अंदर, चाहे मॉब लिंचिंग हो या जय श्री राम हो, इनमें सारे में इनका साथ कौन दे रहा है? इन फासिस्टों का साथ कौन दे रहा है? वो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के बरगलाए लोग, जिनको हिंदुत्व के नाम पे बरगला कर रखा गया है, उनसे संविधान विरोधी कार्य कराया जा रहा है। फांसी होगी तो उनको होगी, इनके प्रेपरेटर को नहीं होगी। ये साफ साफ लिखा है कमीशन के उसमें जो है। पुलिस अरेस्ट करती है, जो कल्प्रिट साइट पे होते उनको अरेस्ट करती है। मतलब वेपन को, हथियार को पुलिस पकड़ती है, हथियार चलाने वाले हाथ को नहीं पकड़ती। जो प्लानर है, जो क्रिएटर है, जो लोगों को मोटिवेट करके ऐसे कुकर्म करने के लिए, जो मानवता के विरुद्ध कुकर्म करने के लिए भेजा जा रहा है, जिन लोगों को, ऐसे प्रेपरेटर को नहीं पकड़ा जा रहा है, कमीशन की रिपोर्ट में। तो इनका अपना एजेंडा है, और ये एजेंडा क्यों है? ये एजेंडा के पीछे इनकी मानसिकता क्या है? ये राइटिस्ट विंग है, ये सत्ता के बगल में बैठने वाला विंग है, ये पूंजीवाद को समर्थन करने वाला विंग है, ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट विंग है, ये व्यक्ति के अधिकार को राष्ट्र के पहले रखता, बाद में रखता है। पहले राष्ट्र फिर व्यक्ति।
ये इनकी पहचान पड़ी हुई है, उसी के आधार पर ये काम कर रहा है। ये साफ साफ फासिज्म के डिफिनेशन में दिया हुआ है। फासिज्म फॉल्स ऑन द फॉर साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फेवरिंग रेशियल प्यूरिटी। इस चीज को समझिए, रेशियल प्यूरिटी यानी रेशियल सुपरमेसी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणवाद को कायम करना, एंड लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम। आप देखिए जब से सरकार आई है हमारी स्वतंत्रता कहां तक चल रही है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें भी ट्रैक किया जा सकता है, कल हमें भी उठाया जा सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। ये भय का साया पूरे भारत पे मंडरा रहा है। एक कमीशन की रिपोर्ट है, भय का साया, स्पेशली किस पे? आज हमारे SC ST OBC हिंदू बन के खुश हो जाएं कि हमारे पर नहीं है, अरे गाज तो तुम्हारे पर ही गिरेगी, क्योंकि 85% तुम 50% का आरक्षण लेकर बैठे हो, गाज तो तुम्हारे पे गिराना है। मुसलमानों पे तो जिनका 33% ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में 33% का प्रतिनिधित्व था सरकारी नौकरियों में, आज तो 1% भी नहीं रह गया है। इनको तो खा डाले हैं सब। ठीक है, पाकिस्तान बन गया तो मैक्सिमम उधर चले गए होंगे, लेकिन इस भारत के अंदर इनकी क्या स्थिति है, कितने परसेंट है? ये 1% भी कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं। सोशल हायरार्की इनकी क्या है? Those in a fascist nation don't believe in equality। ये देखिए इनकी पहचान है, फासिस्ट डोंट बिलीव इन इक्वालिटी। क्या आपको विश्वास है कि ये सरकार समता में विश्वास करती है? अगर ये सरकार समता में विश्वास करती तो CA नहीं लाती। अगर ये सरकार समता में विश्वास करती तो राष्ट्र के पूंजी का केंद्रीकरण नहीं करती। अगर ये चाहती कि सबका हिस्सेदारी हो तो ये निजीकरण नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस ये आपको देश की संपत्ति में हिस्सा देते हैं आपके प्रतिनिधित्व के आधार पर। निजी संस्थाएं ऐसा नहीं करती। ये क्यों लेके आ रहे हैं निजी संस्थाएं? इसी चीजों को पूरा करने के लिए, अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? फासिस्ट गवर्नमेंट आर मिलिट्रिस्टिक, ये मिलिट्री के ऊपर निर्भर करने वाले हैं। अब आप देखिए, शब्द यहीं से पकड़िए, जो ये रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में सीधा सीधा ब्लेम किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री के अंदर पुलिस और प्रशासन है कि ये भी सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जो ये ट्रेजेडी हो रही है उसको इनकी खुली छूट है, ये खुली छूट दे रखे हैं इन बदमाशों को। पुलिस उनको अरेस्ट करती है, जैसा मैंने बताया ना, वो हमारे भोले भाले लोगों को जो इनके बहकावे में काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉस योजना बनाने वाले को नहीं करती। चाहे वो CA हो, चाहे अभी आपका 2020 फरवरी में जो 3 दिन दिल्ली जलती रही बदला लेने के लिए, वहां पर पड़ोसी मुसलमानों को टारगेट किया गया 3 दिन पूरा। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर पुलिस थी। क्या किया?
सारी रिपोर्टें इसमें दी हैं। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम क्या विश्व गुरु बन सकते हैं ऐसे कर्मों पे? जो सरकार और जो नागरिक अपने संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, अपने संविधान में दिए गए प्रियम्बल का सम्मान नहीं कर सकता, उसके जैसा एक्ट नहीं कर सकता, ये विश्व गुरु बनेगा? अगर अमेरिका की ये रिपोर्ट है जो हम सबके सामने आज टेबल की जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दे दिया है? रिकमेंडेशन आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब भारत पे बैन भी लग सकता है। कहां जाएंगे हम लोग? देश के पास कोई पूंजी नहीं है, अरबों रुपए का कर्ज पड़ा हुआ है। हमारे यहां कुछ तैयार नहीं हो रहा है, सारी चीजें विदेशों से आयात की जा रही हैं, चाइना का मार्केट भरा हुआ है। आप लोगों ने देखा है, सारे डिबेट हम लोगों ने इस पे किए हैं। हमारे पास क्या है? हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इतनी महंगी हो चुकी है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय आइटम को इंपोर्ट कर ले रहा है और यहाँ खपा रहा है। कोल ब्लॉक के साथ भी यही हुआ है। बाहर से कोयला आने में जो प्राइस पे करनी पड़ रही है उस संस्थान को, उससे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है भारतीय खनन के कोयले के लिए। इसलिए जो कोल ब्लॉक अलॉट किए गए हैं उसमें खनन का काम नहीं हो रहा है और आज देश में कोयले की किल्लत पड़ी हुई है। इसी तरह पिछले साल तो ये फासिस्ट के लक्षण थे और ये फासिज्म ही भारत में इस समय राज्य कर रहा है। तो जब फासिज्म भारत में सत्ता पे बैठा हुआ है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है तो वो धार्मिक कट्टरता की बात कर रहा है, वो अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है तो टारगेट उनको भी कर रहा है। ऐसा ही नहीं मुसलमान को टारगेट कर रहा है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को टारगेट कर रहा है, क्रिश्चियन को टारगेट कर रहा है कि जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश की संस्कृति कलाचार के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। यह भी रिपोर्ट में आया हुआ है। तो जब ये रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, मैं तो सार संक्षेप में रख रहा हूं, आधे घंटे का समय इसलिए मैं इसमें रख रहा हूं सार संक्षेप में, लेकिन चीजें वही है जो हमारी और आपकी चिंता है। ट्राइब्स हिंदू नहीं है, हिंदू है कौन? यही ब्राह्मण पहले कहा मैं हिंदू नहीं हूं, अकबर के समय कहा हिंदू नहीं हूं, औरंगजेब के समय कहा हिंदू नहीं हूं और 1911 में बोलता मैं हिंदू हूं। 1925 से निकाल दिया, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। तो हिंदू है कौन? इस देश में जितने रेस हैं सबके अपने कल्चर हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी रूढ़ियां हैं। और यह भारत सरकार का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू में हुआ है, फ्रॉम अदर रिलीजियंस टुवर्ड्स हिंदू। तो धर्म परिवर्तन का काम कौन कर रहा है? सो कॉल्ड फासिज्म। वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाहता है, आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बना रहा है। मोर देन 60% ट्राइबल उनको हिंदू के रूप में चिन्हित कर दिया गया।
इस तरह से ये अपने धर्म को, अपने गोले को बड़ा बना रहे हैं, बड़ा गोला बना रहे हैं। तो ये दूसरे वाले गोले को कैसे पनपने देंगे? वो क्रिश्चियन को क्यों पनपने देंगे? मुस्लिम को क्यों पनपने देंगे? सिख को क्यों पनपने देंगे? अभी बुद्धिज्म तो 1% भी नहीं हुआ। तो ये इनकी जो है कारनामे इसके अंदर इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के स्टार्टिंग 1918 जब यह मॉब लिंचिंग और जय श्री राम का नारा बोलकर लोगों का मर्डर किया जा रहा था। फिर आपका सीए, उसके ऊपर भी आई ये रिपोर्ट। और मैंने बताया कि जो अभी फादर स्टेम और परवेज भाई का जो केस हुआ, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसमें कि इस कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या किया है। आगे कमीशन बनी तो इनको रिकमेंडेशन कुछ करना था, तो इन्होंने तीनों मतलब 2019, 2020, 2021 और 2022 इस सारे रिपोर्टों में उन्होंने लिखा, डेजिग्नेट इंडिया एज ए कंट्री ऑफ particular concern for engaging in and tolerating systematic, ongoing and egregious violation of religion freedom as defined by the International Religious Freedom IRFA। मतलब कि भारत को एक चिंतनीय देश के रूप में चिन्हांकित किया जाए, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है ये सिस्टमेटिक तरीका इन्होंने लिखा है, सिस्टमेटिक तरीके से एक रिगरियस वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको बड़ी ही कट्टरता, हिंसा पूर्वक उसको उस अधिकार को समाप्त करने में लगे हुए हैं। ये उसको प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी इंडिविजुअल, सरकारी गैर सरकारी लोग हैं, इनको चिन्हित किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, चाहे वो पुलिस हो चाहे आम आदमी हो। तीसरा रिकमेंडेशन इनका था, एडवांस ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल religious communities in India and promote religion freedom, dignity and interfaith dialogue through bilateral and multilateral forum and agreements such as the Ministerial of the Quadrilateral। इसमें साफ साफ कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है, जो रिलीजियस स्वतंत्रता है, जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, इन सभी के बीच में एक बायलेटरल, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या चतुर्पक्षीय बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाए। चौथा उन्होंने कहा, द यूएस कांग्रेस शुड रेज रिलीजियस फ्रीडम इशू इन द यूएस इंडिया बायलेटरल relationship and highlights concern through hearing, briefing, letter and congressional delegation। उसने साफ साफ कहा है कि यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ये जब भारत और यूएस का जो बायलेटरल टॉक्स होता है उसके अंदर इस रिलीजियस फ्रीडम के इश्यू को उठाए, ब्रीफ करे, बात सुने, चिट्ठी लिखे और सेमिनार करें इसके ऊपर। 2021 में एक चीज और इसमें डाली गई थी, इतनी तो कॉमन है ये, जो 2022 की रिपोर्ट थी। 2021 में एक चीज और ज्यादा थी, वो क्या थी, कंडेम
ongoing religious freedom violation and support religious organization and human rights groups being targeted for their advocacy of religious freedom। मतलब इसमें निंदा की जाए जो ये रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो हनन हो रहा है, उसकी निंदा की जाए और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने वाले रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ दिया जाए, उनका पक्ष लिया जाए। 2020 में एक रिपोर्ट और बढ़ी थी, ऊपर के 4 कहते allocate funding to support civil society to create a monitoring and yearly warning system in partnership with police to challenge hate speech and incitement violence। जो हेट स्पीच चल रहे हैं, अभी आपने देखा 2-3 हेट स्पीच आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। तो ये जो हेट स्पीच चल रहे थे उस समय 2019 में, उन हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ईयरली डिटेक्ट करने के लिए और उस पर प्रभावी एक्शन लेने के लिए पुलिस के साथ जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको यूएस जो है फंडिंग करे ताकि इस मामले में फंड की कमी न हो और पुलिस को सपोर्ट करते हुए इन चीजों पर लगाम लगाई जा सके। 2019 में एक रिपोर्ट और इसमें ऐड हुआ था, एक बिंदु, advocate for the Indian control government to ensure that the Foreign Contribution Regulation Act is not used discriminatorily to target international missionary and human rights group and to press states with anti-conversion and anti-cow slaughter to do the same। ये जो 2019 में आया था, जो आपको 2018 की मैंने बात कही थी, तो 2018 में कुछ जो धार्मिक संस्थान थे, रिलीजियस बॉडी जो थी और कुछ और भी सोसाइटी, एनजीओ जो हैं, चैरिटी वाले जो धार्मिक प्रचार प्रसार करते थे और ह्यूमन राइट्स के प्रसार प्रसार करते थे, तो उन पे बैन लगाने के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के अंतर्गत जो विदेशों से उनको धन से मदद की जाती थी, उस पर रोक लगाई। उसके लिए इन्होंने कहा है कि इंडियन कंट्रोल गवर्नमेंट को जो इंश्योर करें कि ये जो एफसीआरए के अंतर्गत जो पैसे आते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। आपको बता दें कि उस समय 6000 से ज्यादा संस्थाओं के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किए गए और इल्जाम क्या लगाए गए, इनके जो धार्मिक किताबें हैं इसमें अन्य के प्रति नफरत पैदा की जा रही है और ये इस तरह करके धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये इस तरह की रिपोर्टें जो हैं इसमें आई हैं, इन चारों रिपोर्टों के बीच में। तो साथियों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो चीजों को लेकर आ रहा है, तो ये हमारी भी जानकारी में आई है और हम तो यहाँ के भुक्तभोगी हैं। ये रिपोर्ट एक मायने रखती है कि यहाँ की चीज को, यहाँ की कमियों को यूएस में उठाया जा रहा है। उस रिपोर्ट के माध्यम से कल कोई यूएन में जाएगा, अभी तो स्टेट में है, नेशन में जाएगा, यूनाइटेड नेशन के अंदर, और जब इसी तरह की हरकतें बनी रहेगी, फासिज्म बढ़ता रहेगा, तब यूएन को एक्शन लेना होगा और वो एक्शन बॉन्ड के रूप में आ जाएगा। इनको जो है चारों तरफ से बंधन में डाल दिया जाएगा। तब अभी तो विकासशील देश से टैग हटा करके हम अविकसित में चले गए हैं। तो आगे और क्या क्या होता है देखते रहिए। हमें क्या करना है, रेमेडी हमारी क्या है, इनको हम जवाब कैसे दे सकते हैं और अभी हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे।
अगर हम मजबूत होते तो ये सर न उठाते। तो हमने जो संगठन ने जो कार्यक्रम लगा रखा है, BS4 डोर टू डोर, चलो गांव की ओर, चलो कस्बे की ओर, इसको सीरियसली हमको इम्प्लीमेंट करना है। हम गांव में जहां नहीं पहुंचे हैं, कस्बे में नहीं पहुंचे हैं, हमें अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करते हुए वहां पहुंचना होगा। लोगों के बीच में ये जागरूकता लानी होगी। ये सारी चीजें जागरूकता लाने की है। जब ये जागरूकता आएगी तभी वो हमारी बात को समझेंगे और हमारे संगठन के रिक्वेस्ट पर वो एक्ट करेंगे। तो यह जरूरी है साथियों कि संगठन ने जो प्लान बनाया है, जो हमें क्रियान्वयन करने के लिए दिया है, हम उस पर सीरियसली कार्य करें और अपने संगठन को मजबूत करते हुए संविधान विरोधी ताकतों को माकूल जवाब दिया जा सके। मौका आने पर हमें रोड पे उतरना पड़ेगा। वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू टेक स्टैंड, वी हैव टू टेक ओपन स्टैंड ऑन द रोड। समय आ चुका है घर से नहीं निकलेंगे, डर जाएंगे, संगठनात्मक कार्य नहीं करेंगे, तो इसका परिणाम आपके जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। और जनरेशन तो अभी आगे है, आप ही को 10 साल के अंदर भुगतना पड़ जाएगा। फिर हमारे भी फोटो के ऊपर गारलैंड पड़ी रहेगी। स्थिति बहुत विकट है साथियों। मैं आराम से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर आग नहीं है। हम एक डिबेट में बैठे हैं, चैनल पे बैठे हैं, इसलिए शब्दों में भी हमें विनम्रता रखनी है, लेकिन कार्य में विनम्रता नहीं। कार्य हमारे संगठन के अनुरूप होना चाहिए। और इस समय PSA हमारा लक्ष्य है, जल्द से जल्द गांव में पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाले हमारे गांव के लोग ही हैं। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। माननीय प्रदीप जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें लोगों में जाने की ज़रूरत है, लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने की, संविधान को लागू करने के लिए उनसे सोशल एक्शन की ज़रूरत है और उसके लिए लोगों को संगठित करने की आवश्यकता है। और आज आपने ये जो रिपोर्ट है उसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी है। हालाँकि ऐसे विषय पर आधे घंटे में विस्तार से बताया नहीं जाता, लेकिन जो भी सार संक्षेप है इन रिपोर्ट का और उसका जो संदर्भ है, उसका जो अर्थ है, वो आपने हमें समझाया है। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी हम आपसे सर चर्चा करते रहेंगे, आपसे राय-मशवरा लेते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जय भीम, जय मुन्यासी, जय जय भीम, जय भारत जय। महाराज। थैंक यू वेरी मच। साथियों, ये जो कार्यक्रम है इसका वीडियो इसी लिंक पर रहेगा। जो साथी कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बताएँगे कि इस कार्यक्रम को दोबारा आप देखिएगा, रिवाइंड कीजिए, पुनः इसको देखिएगा, शुरुआत से इसको देखिए और इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, खबर है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के हमारे वेबसाइट पर भी है और यूट्यूब पर भी इसकी पूरी न्यूज़ रिपोर्ट हमने प्रकाशित की है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सभी हमारे न्यूज़ रिपोर्ट को भी आप देखिए। कल के कार्यक्रम की जानकारी देखने के लिए एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को अवश्य विज़िट कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम, जय मुन्यासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।